वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर +1 केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए हमने कई बारी पढ़ लिया, क्लास में भी कई बारी पढ़ लिया, बट आज हम देखेंगे कि आपको कितना आया है, आपको कितना एनसीईआरटी पढ़ने से और प्रदीप केमिस्ट्री की बुक्स फर्स्ट लेसन सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने से आपको कितनी इसकी नॉलेज आ गई है। ठीक है, तो मेरे साथ आप सब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास एनसीईआरटी के लास्ट ईयर के प्लस कुछ असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। आज की क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे आपसे। तो आप सबके सामने स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ड्रग लाइक एजिटोथायमिडाइन एंड टेक्सोल आर यूज्ड एज रेमेडी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। आपने ट्रू और फॉल्स बताना है। तो आप मुझे बताइए, ये वाली जो चीज है ये दो तरह की ड्रग्स हैं, मतलब मेडिसिन्स, आइदर यू से दैट मेडिसिन्स। देखिए मेडिसिन और ड्रग्स एक ही बात होती है, बट मेडिसिन्स क्या है, उसका सीरियस इफेक्ट नहीं पड़ता हमारी बॉडी पे, बट ड्रग्स जो है वो सीरियस इफेक्ट कॉज करती है, इसलिए हम ड्रग्स बोल देते हैं। अब ड्रग्स का मतलब वो नहीं होता गांजा अफीम, ये सब ड्रग्स नहीं है, ये ड्रग्स भी मेडिसिन में आती हैं। तो क्या ये वाली मेडिसिन रेमेडी कर रहे हैं हम एड्स के लिए? नो, ये जो हमारी एजिटोथायमिडाइन है इसको हम एड्स के लिए यूज करते हैं, बट ये जो टेक्सोल है ना, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये कैंसर के लिए यूज होती है। तो इन्होंने लिखा है क्या दोनों हम एड्स के लिए यूज करते हैं? तो आंसर इज फॉल्स। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। सिस्प्लेटिन, यस दिस इज आल्सो कैंसर थेरेपी। देखिए सिस्प्लेटिन और ये टेक्सोल, ये दोनों दवाइयां हैं जो किसके लिए यूज करी जाती हैं? कैंसर थेरेपी के लिए। तो इसका तो आंसर सिस्प्लेटिन का तो परफेक्ट है, ट्रू। ओके, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड cannot be separated into simpler substances by physical method। देखिए कोई कंपाउंड बना है, अगर कंपाउंड बना है तो भैया कंपाउंड की तो खास बात ही यही है, कंपाउंड की खास बात यही है, हम उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ, बट उसको हम केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। यही तो डिफरेंस है ना कंपाउंड और मिक्सचर में। मिक्सचर में हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, बट कंपाउंड में हम एक केमिकल मेथड लगाना पड़ेगा उन दोनों को सेपरेट करने के लिए, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपाउंड्स, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के लिए। सो हियर इज द क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अ सिंपल मेथड। परफेक्ट, बिल्कुल सही लिखा है। नहीं हम कर सकते, फिजिकल से नहीं कर सकते, केमिकल से कर सकते हैं। सो ऐसा यूनिट्स ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एंड टाइम, सेकंड ट्रू। टेम्परेचर विच इज सेम एट फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस -40। देखिए कई बार हमने क्वेश्चन कर लिया कि -40 एक ऐसी रेंज है जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज फ़ारेनहाइट 212 फ़ारेनहाइट, यस ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए। अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ तो 0 डिग्री लोअर स्केल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस हायर स्केल होता है। अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात कर रहा हूँ तो 32 फ़ारेनहाइट लोअर स्केल, 212 फ़ारेनहाइट हायर स्केल। तो ये 100 सेल्सियस पे हमारा वाटर बॉयल होता है, तो 100 सेल्सियस किसके इक्वल है? 212 फ़ारेनहाइट के इक्वल है। सो बोथ आर द करेक्ट थिंग। नेगेटिव टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज नॉट पॉसिबल, यस केल्विन स्केल तो सबसे मिनिमम होता है 0 केल्विन, सबसे मिनिमम होता है 0 केल्विन। तो भैया ये जो नेगेटिव में केल्विन चला जाए, वेरी इम्पॉसिबल सी बात है। हाँ एक टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसको हमने केल्विन में भी हम नेगेटिव में ले जाते हैं, बट वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अभी के लिए नेगेटिव टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज नॉट पॉसिबल, यस दिस इज ट्रू, परफेक्ट। Scientific notation for 0.00016 is 1.6 10⁻⁻³ क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा है, ठीक है, तो 16 अपॉन में, ठीक है, अपॉन में कितनी जीरो आ जाएंगी? 1 2 3 4 5 डिजिट्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे 16, 5 डिजिट आ जाएंगे हमारे पास। तो अगर मुझे यहाँ 1 के बाद पॉइंट लगाना है तो मुझे 4 चाहिए, यहाँ पे 3 है, तो दिस इज द फॉल्स। तो ये फॉल्स है। जीरोस एट द राइट ऑफ द नंबर आफ्टर डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट, गलत बात। सिग्निफिकेंट्स के रूल आप याद करो, लेफ्ट वाली को काउंट नहीं करते, बट राइट वाली को तो करते हैं, राइट वाली को तो काउंट करते हैं।
तो 0 एट द राइट ऑफ ए नंबर आफ्टर डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट, नो दिस इज द सिग्निफिकेंट, तो ये फॉल्स हो गया हमारे पास, ये वाली चीज फॉल्स हो गई। Precisions refer to the agreement of a particular value to the true value of the result. No, this is not wrong. Precision की बात हो रही है, ठीक है। तो precision और एक होता है accuracy, जो accuracy होती है वो होती है true value के लिए। precision तो एक तरह का अंदाजा होता है, तो यहाँ पे लिखा है true value के लिए, no, accuracy true value के लिए होती है। तो precision is not for the true value, it is the false statement. 7.25 is to be rounded off to 2 digits, then it should be written as 7.3। देखिए ये सिग्निफिकेंट राउंडिंग ऑफ का रूल आ गया। अब रूल क्या है सिग्निफिकेंट के, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, सारे रूल मैं आपको सिग्निफिकेंट के इधर समझा देता हूँ। तो आप चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम रूल्स पढ़ने बैठें तो रूल्स कैसे हमने ध्यान करने हैं, इस चीज़ को आप समझना कि रूल्स हमें कैसे बनाने हैं, ठीक है। चलिए, तो सिग्निफिकेंट के हमने 4 रूल पढ़े हैं बेसिकली। सबसे पहला रूल क्या है, लेफ्ट वाली 0 काउंट नहीं करनी, जैसे 0.00123 ये वाली काउंट ही नहीं करनी, बस 3 आंसर हमारा, ये 1 2 3 दिस 3 सिग्निफिकेंट है, तो लेफ्ट वाली 0 नॉट बी काउंटेड। सेकेंड थिंग, राइट वाली 0 काउंट करनी है, राइट साइड पे अगर 0 लगी है जैसे 5300 तो कितनी कहलाओगे 2, नो 4, तो ये काउंट करनी है, लेफ्ट वाली काउंट नहीं करनी। थर्ड थिंग, अगर 0 बीच में आ गई तो उसको काउंट करना है, तो ये टोटल कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। और फोर्थ थिंग, अगर कोई एग्जैक्ट नंबर आ गया, एग्जैक्ट नंबर का मतलब है जैसे एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23, तो ऐसे एग्जैक्ट नंबर की जो सिग्निफिकेंट होती है वो हमेशा इनफाइनाइट होती है, ध्यान रखिएगा आप, वो हमेशा क्या होती है, इनफाइनाइट होती है अगर कोई एग्जैक्ट नंबर हमारे पास आ गया तो, ठीक है। तो ये 4 ही तो लो है बस, और 5वां लो है हमारे पास राउंडिंग ऑफ करने का, राउंडिंग ऑफ करने का। अब राउंडिंग ऑफ कैसे करना होता है, अगर आपको राउंडिंग ऑफ करना है तो वो कैसे करना होगा, तो सीधी सी बात है, राउंडिंग ऑफ करने के लिए हमें 3 बातें ध्यान रखनी है। अगर जैसे मान लो 6.234 ये हमारे पे 4 डिजिट्स है और मुझे इसको 3 में बनाना है, 3 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना है, तो 3 तो यहाँ तक होगी, 3 तक, अब 3 के आगे 4 है, तो अगर 5 3 के आगे 5 से बड़ा होता तो इसमें एक ऐड कर देते, अगर 5 से कम होता तो 3 से एक माइनस करके लिख देते, और अगर 5 होता, ये रूल सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर 5 होता फिर आप क्या करते, तो 5 से पहले वाला देखते, जैसे 6.235, अब मान लो ये है मेरे पास, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है 4 में, ओके, मैं चाहता हूँ 4 में कन्वर्ट हो, सॉरी 3 में कन्वर्ट हो, 4 में तो है ही है, तो 3 में कैसे कन्वर्ट होगा, 6.2, अब ये 3 जो है वो ओड है, तो ये आपको क्या बनाना है, हमेशा इवन बनाना है, तो 3 का हम क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, ऐड करके आपको क्या बना देना है, उसको इवन बना देना है, अगर 5 है तो। अगर मान लो यहाँ पे 2 ही होता, मतलब इवन ही होता, तो हम इवन ही लिख देते बस 6.22, समझे बात को आप। तो ये हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर था, सेम क्वेश्चन है हमारे पास 11th क्वेश्चन सेम है, वो है कि 7.25 इज 2 डिजिट्स में लिखना है, तो 7.3 लिखेंगे, गलत बात, 3 क्यों लिख देंगे, ये 7.25 है, तो 7.25 को तो 7.2 ही लिखेंगे ना, बिकॉज 2 इज इवन, आगे 5 है, तो 5 से अगर पहले है तो भाई अगर इवन है तो भैया उसको इवन ही लिखना है। अगर वो ओड होता तो भाई साहब आप वो उस ओड को ना इवन बना देते, क्या करके, माइनस करके नहीं, ऐड करके, सिंपल थिंग। 5 वाला फंडा समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, a given compound always contain exactly the same proportion of elements by mass, yes of course, compound का मतलब ही यही है, जब सेम proportion of elements by mass हो उसी को तो compound बोलते हैं। सेम proportion मैंने H2O, this is the compound, so what is the compound H2O, means same proportion है, H कितने हैं 2 है, O कितना है 1 है, तो मीन सेम proportion by mass है, सो द कंपाउंड वही है जिसका एलिमेंट का सेम प्रोपोर्शन बाय मास होता है, सिंपल थिंग।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, SO2 एंड SO3, ये हमारे पे दो कंपाउंड है, SO2 एंड SO3 आर द टू, 1 मिनट इसको मैं रब कर देता हूँ, यस अब देखते हैं। SO2 and SO3 are the two gases showing law of multiple proportion। कौन सा प्रोपोर्शन शो कर रही है, मल्टीपल प्रोपोर्शन शो कर रही है, बट द सेम इज नॉट फॉलोड बाय CO एंड CO2। देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अगर इसमें लग रहा है तो सीधी सी बात है ना, इसमें भी लगना चाहिए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें बोलता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें क्या बोलता है, वो हमें बोलता है कि दो एलिमेंट होने चाहिए, वो दो एलिमेंट जुड़ते जाए, दो एलिमेंट जुड़ते जाएं, बट उसमें से एक का मास क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, एक का मास आपको फिक्स करके रखना है। तो जब SO2 इसमें S का मास फिक्स है, ऐसे CO2 में C का मास फिक्स है, तो भाई यहाँ पर भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है, तो दोनों का मतलब सेम ही हुआ ना फिर, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में हमें दिया था कि किस पे नहीं लग रहा, ठीक है, SO2 पे लगा रहे हैं और CO2 पे मना कर रहे हैं। तो CO2 पे मना क्यों कर रहे हैं भाई, गलत बात, सीधा फॉल्स स्टेटमेंट, तो इस पे भी लगेगा ना लॉ ऑफ मल्टीपल, ठीक है। तो ये आपको दिख नहीं रहे होंगे, 1 मिनट में इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा अब मैं ले आता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट। चलिए अब विजिबल होंगे आपको 17 क्वेश्चन तक, अब शायद विजिबल हो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, 15 क्वेश्चन में क्या लिखा है, 15 में 1 AMU इज 1.66, 1 मिनट इसको रब कर लेते हैं, यस 1 AMU इज 1.66 10 raised to power -24, यस करेक्ट। देखिए 1 AMU का क्या मतलब होता है, 1 AMU का मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 AMU, 1 AMU मीन्स 1/12th मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये 1 AMU का मतलब है। और 1 AMU हमेशा किसके इक्वल होता है, 1.66 10 raised to power -24 ग्राम, इसके इक्वल होता है। ये अब याद कर लो आप कि 1 AMU मतलब ये 1/12th मास ऑफ कार्बन 12 एटम, दिस इज कॉल्ड 1 AMU। अच्छा 1 AMU की खास बात क्या है, अगर मान लो मेरे पास कार्बन है या छोड़ो नाइट्रोजन है, ठीक है 7 है और इसका 14 ग्राम है, तो ये ग्राम में अभी इसका मास, अगर मुझे इसको AMU में चेंज करना है ना, तो मैं 14 को क्या करूंगा 1.66 10 raised to power -24 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, अब एक इसमें चेंज हो जाएगा, AMU में चेंज हो जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट में चेंज हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना 1 AMU को हम दो तरीके से निकालते हैं, एक तो ये तरीका है कि एक कार्बन एटम का जितना मास था उसको 1/12 कर दो, तो वो आ जाएगा हमारे पास 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। और दूसरा 1 AMU का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर, ये भी 1 AMU के इक्वल ही होता है, दिस इज आल्सो इक्वल विद द 1 AMU, 1 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमें क्वेश्चंस में यही लिखा था, अगर हम अपने क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन में हमारे पास यही था कि 1 AMU की वैल्यू दे रखी है, और इस 1 AMU की वैल्यू को ये अगर हम चेक करें यहाँ पे, ठीक है, तो 1 AMU की कितनी वैल्यू दे रखी है, 1 AMU की वैल्यू दे रखी है 1.66 10 -24, सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा एक ये क्वेश्चन हमारे पास रह गया 14th, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, 14th लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम was well explained by Dalton atomic theory, no this is false। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने तो हमें 4 पॉइंट्स बताए थे, वो क्या बोलती है कि एटम जो होता है वो स्फीयर होता है दिखने में, एट सेम एलिमेंट के एटम क्या होते हैं, सेम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और 4th पॉइंट में बोला था एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसमें गैस की तो बात ही नहीं थी, बट फिर वो गेल-ल्यूसिक्स लॉ आया था और एवोगैड्रोस लॉ आया था, उन्होंने गैस के बारे में जिक्र किया था, तो मीन से लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम डाल्टन ने दिया था, गलत बात, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी ये हमारे पास, ठीक है।
1 AMU, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। 16th क्या दिया देखिए, द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ, 16th क्वेश्चन को हम समझते हैं, ठीक है, द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ, ठीक है जी। तो 15 क्वेश्चन में इफ द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 3 आइसोटॉप्स, देखिए आइसोटॉप्स का मतलब हमें पता है, आइसोटॉप्स हम जानते हैं, और हमें इन सबकी रिलेटिव अबंडेंस दे रखी है। तो रिलेटिव अबंडेंस दे रखी है और आइसोटॉप दे रखे हैं, तो उसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, तो देख लेते हैं कैसे हम उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। उसके लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, इस बात को आप समझिएगा कि हमारे पास मान लो एक कार्बन है C612, एक कार्बन हमारे पास 14 है, ठीक है, ये 14 कार्बन है, एक 12 कार्बन है। इसकी रिलेटिव अबंडेंस दे रखी है हमारे पास 23.02, क्या दे रखी है, रिलेटिव अबंडेंस, और इसकी दे रखी है 52.07, क्या दे रखी है, रिलेटिव अबंडेंस। आपको निकालना है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं, इसका मास 12 है, इनटू में हम इससे इनटू कर देंगे, तो 12 इनटू में 23.02 प्लस इसका मास 14 है, इसको हम इससे इनटू करेंगे, 14 इनटू में 42.07 अपॉन में टोटल एटॉमिक मास, टोटल कितना है 12 और ये 14, तो 12 प्लस 14 ये इसका टोटल। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास, ऐसे निकालते हैं। अगर आपको रिलेटिव अबंडेंस दी हो, अलग अलग आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स है ना ये, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, तो दीज आर द आइसोटॉप्स। तो रिलेटिव अबंडेंस दी हो और एटॉमिक मीन सबका आइसोटॉप्स दिए हो, तो एवरेज एटॉमिक मास हम ऐसे करके निकालेंगे, तो यहाँ से हमारा एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा। तो सेम क्वेश्चन हमसे पूछा है, सेम क्वेश्चन गिवन है ट्रू फॉल्स में, कि क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या बोला है, 3 आइसोटोप हैं कार्बन के, सबकी रिलेटिव अबंडेंस दे रखी है, एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा ये हमसे पूछा है, तो 12 ही आएगा कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास। तो ठीक है, हमें पता भी है कि 12 ही होता है उसका एटॉमिक मास, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्मूला यूनिट मास इज यूज्ड फॉर कंपाउंड लाइक CO2 एंड CH4 नो। देखिए फॉर्मूला यूनिट मास का क्या मतलब है, फॉर्मूला यूनिट मास हमेशा वहीं पे कैलकुलेट होता है जहां पर कोई आयोनिक कंपाउंड हो। फॉर्मूला यूनिट मास जैसे NaCl हो गया, है ना, KCl हो गया, ओके, तो ये सारे आयोनिक कंपाउंड है। अब इनमें क्या होता है, एक कैटायन होता है, जैसे मान लो Na पॉजिटिव है, तो ये बहुत सारे एनायनों के साथ घिरा होता है, ऐसे बॉन्ड बनाए होते हैं इन्होंने, FCC स्ट्रक्चर, BCC स्ट्रक्चर हम 12th में पढ़ेंगे, वहां हम देखेंगे ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स के लिए हम उनका जो मास है, हम मॉलिक्यूलर मास टर्म यूज नहीं करते, हम कौन सी मास की टर्म यूज करते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास की टर्म यूज करते हैं। तो फॉर्मूला यूनिट मास आयोनिक कंपाउंड के लिए लगता है। अब हमें पूछा था कि CO2 और हमें बोलता था CH4, क्या इनके लिए भी लगेगा, तो ये आयोनिक थोड़ी है, ये तो कोवलेंट कंपाउंड है। तो कोवलेंट कंपाउंड के लिए कभी भी फॉर्मूला यूनिट मास का यूज हम नहीं करते, सिंपल, ठीक है। तो अपना जो क्वेश्चन है वो यही है कि हमसे पूछा हुआ है उन्होंने कि फॉर्मूला यूनिट मास हम CO2 और CH4 के यूज कर सकते हैं, तो फॉल्स स्टेटमेंट नहीं कर सकते। चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मास ऑफ 5.6 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP इज 24 ग्राम। ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब हमने बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। सिंपल सी बात है, मास ऑफ 5.6 लीटर CO2 गैस, अब यहाँ मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, तो मोल कॉन्सेप्ट लगा के हम चेक कर लेंगे कि हमें पता है 1 मोल CO2 किसके इक्वल होती है, 22.4 लीटर के, इसी के इक्वल होती है 1 मोल ऑफ CO2। और हमें क्वेश्चन में दिया है 5.6 लीटर, तो 5.6 लीटर कितने मोल के लिए होगी, आप कैलकुलेट करो, फिर मोल को किस में चेंज कर दो, ग्राम में। तो आप ये मुझे करके बताना ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका काम है, आप इसको सॉल्व करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट इज मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज 60%, ये हमने प्रूफ करना है। अब देखिए मास परसेंटेज का फॉर्मूला हम सब जानते हैं कि मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। अब सबसे पहले यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो NH2CO NH2, इसको हम यूरिया बोलते हैं,
ठीक है, तो इसको हम यूरिया बोलते हैं NH2CO NH2। अब इसमें हमें मास परसेंटेज निकालना है, किसका निकालना है मास परसेंटेज, नाइट्रोजन। कैसे निकालें, तो नाइट्रोजन का मास पॉन में टोटल मास इनटू में 100, यही होता है ना। तो नाइट्रोजन का मास, 2 नाइट्रोजन है तो 14 14 28 अपॉन में टोटल मास, 14 नाइट्रोजन का हो गया, 4 हाइड्रोजन का हो गया, तो 28 प्लस 4, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, प्लस कर देंगे 12 14 और 6 20, और ये आ जाएगा मेरे पास 60। तो पूरा कितना आ जाएगा 60 इंटू में 100। तो सॉल्व कर लेते हैं, कट हो जाएगा, 3 से कर लेते हैं 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 5 ज़ा 40 और ये 140 अपॉन में 3, तो यहाँ से 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15, 6 ज़ा 18, तो 46% के अराउंड आएगा। नाइट्रोजन का जो मास आएगा वो 46% के अराउंड आएगा। इन्होंने क्या बोला है 60% है, तो फॉल्स स्टेटमेंट। 60 थोड़ी आएगा, यूरिया का फॉर्मूला है, नाइट्रोजन का फॉर्मूला है, दोनों को निकाल लो, तो 60 तो आने नहीं वाला ना, ठीक है। चलिए जी 20 क्वेश्चन, परसेंटेज कंपोजिशन इज यूजफुल टू चेक द प्योरिटी ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ कंपाउंड, यस दिस इज द ट्रू। परसेंटेज कंपोजिशन हम इसलिए निकालते हैं ताकि हम प्योरिटी चेक कर सकें गिवन सैंपल की किसी कंपाउंड में, ठीक है। 21, a balanced chemical equation has the same number of atoms of each element on the both sides of the equation. This statement is in accordance with law of conservation of mass. Yes, true. जब भी हम कोई रिएक्शन बोलते हैं तो उसमें कौन सा लॉ लगता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही लगता है, ठीक है ना। तो क्योंकि बैलेंस है, अगर वो बैलेंस है तो इसका मतलब मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ द रिएक्टेंट, तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। Moles of methane required to produce 88 ग्राम of CO2 in sufficient oxygen is 2। देखिए मोल्स ऑफ मिथेन रिक्वायर्ड, अब हमें मिथेन के मोल्स बताने हैं, तो मिथेन में लिख लेता हूँ। करना क्या है, सफिशिएंट ऑक्सीजन, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड करना है, बनने क्या वाला है CO2 बनने वाला है और H2 बनने वाला है, ये रिएक्शन होगी। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है हमारे पास 2, यहाँ पर तो 3 हो गए, H2 है तो यहाँ 2 लगेगा और यहाँ पर भी 2 लगेगा, ये अब बैलेंस होगी रिएक्शन, आप चेक करिए। अब हमारी रिएक्शन बैलेंस है, इसका मतलब यहाँ से ये निकला है कि 1 मोल CH4 किसके इक्वल है, 1 मोल CH4 किसके इक्वल है, 1 मोल CO2 के इक्वल है। यही है रिएक्शन के बैलेंस करने से पता लगा है। अच्छा 1 मोल CH4 माने इसका मास, कितना मास होगा 12 और ये 4 16 ग्राम, 16 ग्राम होगा। तो 1 मोल से 1 मोल CO2 का मास कितना होगा 44 ग्राम, CO2 का 44 होता है, तो 44 ग्राम के लिए 1 मोल CH4 चाहिए। तो हमसे पूछा है 88 ग्राम के लिए कितने चाहिए होंगे, तो 88 ग्राम के लिए कितने चाहिए होंगे 2 मोल चाहिए होंगे, 1 मोल CH4 नहीं 2 मोल CH4 चाहिए होंगे। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट इज ट्रू, सिंपल। चलिए मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इन विच 2 ग्राम सोल्यूट इज एडेड इन 48 ग्राम ऑफ वाटर इज 2%। देखो मास परसेंट निकालना है, मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंट का फॉर्मूला क्या है कि मास ऑफ सोल्यूट जो कि 2 ग्राम दिया है अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन, ये 2 ग्राम है ये 48 ग्राम है, तो 50 हो जाएगा इनटू में 100, यही होगा, सिंपल। अब मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन इन विच 2 ग्राम सोल्यूट एडेड 48 ग्राम ऑफ वाटर 2% आएगी, चेक कर लो, ये 25 आ गया, ये 4% आएगी ना, तो यहाँ तो 2% लिखा हुआ है, तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये हमारी क्या होगी फॉल्स स्टेटमेंट। The volume of water to be added to change the molarity of 200 ml of 0.1 molar aqueous solution to 0.1 molar, ठीक है। V1 M1 V1 is equal to M2 V2, यही फॉर्मूला लगेगा। M1 कितना हमें दे रखा है 0.1, तो M1 की जगह 0.1, V1 हम निकाल लेंगे और M2 कितना है 0.5 और V2 कितना है 200। तो उन्होंने पूछा है V1 निकाल के क्या 800 आएगा, नहीं 800 कैसे आएगा, ये 0.5 नीचे आ जाएगा, इसके 0.5 नीचे आ जाएगा, तो पॉइंट से पॉइंट करें तो 1000 आएगा ना इसको सॉल्व करके, तो इन्होंने कहा है नहीं 800 आएगा, तो दिस इज आल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। तो जब भी हमें 2 सॉल्यूशन दिए हो और उनकी दोनों की मोलैरिटी दी हो तो हम ऐसे करके इसको सॉल्व करके निकाल लें, ठीक है। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट।
ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब देखिए मैं इतना रब कर देता हूँ इन सबको, तो दीज आर द रॉन्ग स्टेटमेंट, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा है, 25 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 25 क्या कहता है, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इज 0.35, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज, कितना दिया हुआ है 0.75, नो गलत। आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमेशा 1 के इक्वल होता है, ये 0.35 है, तो वो 1 में से माइनस करेंगे 0.35, x1 0.35 है, तो x2 तो 0.65 आएगा ना, या 75 है। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। सिंपल थिंग, स्टोक सोल्यूशन इज द सोल्यूशन विच हैज मोलैरिटी इक्वल टू मोलैलिटी। नवा क्वेश्चन आप सबके लिए। देखिए सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, अगर आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़े ना तो आपको ये क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़नी पड़ेगी। अब स्टोक सोल्यूशन क्या होता है, जनरली हम क्या होता है हमारे पास एक सोल्यूशन है, जैसे मान लो लैब में है हमारे पास H2SO4, तो हम H2SO4 का यूज, उस जो सोल्यूशन हमारे पास पड़ा है उससे हम डेल्यूट सोल्यूशन बनाते हैं। H2SO4 का यूज करके हम डेल्यूट सोल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें वाटर उसमें ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, डेल्यूट बनेगा। तो जो सोल्यूशन हमारे पास पहले से पड़ा था ना, जो कंसनट्रेटेड था, जिसका यूज करके हम डेल्यूट बना रहे हैं, उस सोल्यूशन को बोलते हैं स्टोक सोल्यूशन। नाम से क्लियर है, स्टोक। स्टोक का मतलब है जो हमारे पास पहले से पड़ा है और उस पहले वाले सोल्यूशन का हम यूज करके उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा है, उसका यूज करके हम धीरे धीरे डेल्यूशन में उसको बदल रहे हैं, तो दिस इज नॉन एज स्टोक सोल्यूशन। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन थे ट्रू एंड फॉल्स के। अब हमारे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं असर्शन और रीजनिंग के। ऑप्शन आपको पता है सारे, ये असर्शन रीजनिंग में क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास ए भी सही है और आर भी सही है, आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन होता है। ओके, और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, तो आपको याद ही कर लेना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, ए सही है, आर भी सही है, बट उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो दिस इज द बी ऑप्शन, हियर इज द ए ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन क्या होता है, ए सही है आर गलत है, आर गलत है। और चौथा ऑप्शन क्या होता है, ए गलत है आर सही है। तो ये आपको पता होना चाहिए चारों के चारों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2.32.508 कैन बी रिटन एज इतना। देखिए अब हम इसको इतना लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। पॉइंट आगे गया तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, लिख सकते हैं जी, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन एनी नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n 10 रेज्ड पावर n, यस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन में। एन एक्सपोनेंट हैविंग द पॉजिटिव ऑफ द नेगेटिव वैल्यू एंड n कैन वेरी 1, n जो होगा 1 to 10 होगा, ये पावर छोटा n पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। परफेक्ट, तो ए आंसर आ गया इसका। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, सो दिस इज द आंसर इज ए। ओके, सिंपल। तो हमारा क्या आ गया है यहाँ पर, ए आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स a given compounds always contain same element in the same proportion, yes ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। यही है ना कि भाई पानी आप कहाँ से ले रहे हो, यूएसए से ला रहे हो, विराट कोहली पीता है 1 लाख रुपए पर बोतल, उसका विराट कोहली का पानी लेकर आ रहे हो, हम जो एक्वा फ्रेश में पीते हैं वो वाला पानी लेकर आ रहे हो, कहीं से भी ले आओ भाई, पानी का फॉर्मूला तो H2O ही होगा, कहीं से भी ले आओ, तो मतलब फॉर्मूला उसका तो H2O ही होगा, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ए तो सही है बट आर तो गलत बात है, आर तो गलत है, तो ए सही है आर गलत है, सी आंसर यही है ना, सी की असर्शन सही है, रीजनिंग गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन क्या है, ऑल द आइसोटोप ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल बिहेवियर, यस बिल्कुल सही कह रहा है। आइसोटोप जब बनते हैं तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, बट केमिकल बिहेवियर तो वो सेम ही करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, और आगे क्या लिखा है, chemical properties of atoms are controlled by the number of neutrons which are determined by the number of protons in the nucleus, सही है बिल्कुल सही है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। किसी चीज में जब केमिकल चेंज होता है तो उसमें क्या होता है, बेसिकली उसके इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, यही होता है ना। तो ये बात तो सही लिखी है यहाँ पे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम आर कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
which are determined by the number of protons in the nucleus. So this is also the correct statement. A and R both are correct and reason is perfect for the assertion. So the answer is A. A आंसर इसका हो गया, रीजन बिल्कुल सही है assertion के बेस पे. ठीक है. 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम. 1 ग्राम 1 मोल इज इक्वल टू 1. बिल्कुल परफेक्ट जी, बिल्कुल सही बात है. 1 ग्राम मॉलिक्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम होता है और इसी को तो 1 मोल बोलते हैं. सो आंसर इज ए. CO2 का एक मॉलिक्यूल 44 ग्राम के इक्वल होता है और इस 44 ग्राम को ही तो 1 मोल बोलते हैं. परफेक्ट. सो आंसर इज ए. An equal mole of H2 and N2 are the same volume at the same temperature and the pressure. बिल्कुल सही है. ये कौन सा लॉ है बताएगा कोई मुझे? इस लॉ को हम क्या बोलेंगे? Gay-Lussac's law कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ बोलेंगे इसको हम. ठीक है. तो मीन्स जितना मर्जी प्रेशर टेम्परेचर चेंज करो, वॉल्यूम तो मोल्स के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. 1 मोल गैस की जो वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर होती है. बिल्कुल परफेक्ट है. देखिए है तो दोनों परफेक्ट, बट ये इसकी रीजनिंग थोड़ी है. दोनों चीजें सही हैं बट ये इसके ऊपर वाले का, हाँ ऊपर वाले का रीजन हम मानते हैं जब वो लिख देते हैं कि भाई ये एवोगैड्रोस लॉ है, फिर हम मान लेते हैं कि भाई ये परफेक्ट है. सो दोनों सही है बट रीजन जो है वो एक को एक्सप्लेन नहीं कर रहा. तो आंसर इज बी. आंसर इज बी. ठीक है. 6th क्वेश्चन. सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट्स व्हिच आर नॉन विद सर्टेनिटी. यस. एग्जैक्ट नंबर एज इन्फिनिट. यस बिल्कुल सही. बट अगेन ऊपर वाले की बात को ये प्रूफ कर रहा है. अगर आप देखो ऊपर वाली बात को ये प्रूफ कर रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट्स व्हिच आर द नॉन फॉर सर्टेनिटी. सिग्निफिकेंट हम मीनिंगफुल इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि एकदम सर्टेन रिजल्ट देती हैं ये. और एग्जैक्ट नंबर हैव द इन्फिनिट सिग्निफिकेंस. बोथ आर करेक्ट बट वो रीजनिंग एक्सप्रेशन दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा. आंसर इज बी. ऐसा यूनिट मोल होती है. परफेक्ट. मोल इज अ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम व्हिच कंटेन मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज द कार्बन. इतना इतना इतना. यस सही है. ठीक है. ये मोल की डेफिनेशन दी थी यहाँ पर और ये ऐसा यूनिट मोल के बारे में बता दिया. तो ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी हुई. ये तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है. अगेन आंसर इज बी. ठीक है. ऐसा यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है, हमने माना. तो रीजन भी ठीक है, मोल की डेफिनेशन आपने दी है बट असर्शन की तो रीजन परफेक्ट नहीं हुआ ना इसके अकॉर्डिंग. ठीक है. ठीक. ए ग्लूकोज इज ए प्योर सब्सटेंस. यस. ग्लूकोज कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. तभी तो वो प्योर सब्सटेंस है जब वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है. बिल्कुल सही है. ए आंसर. अब देखो जो असर्शन था उसको रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि ग्लूकोज एक प्योर स्टैंड है, प्योर सब्सटेंस है. क्यों प्योर सब्सटेंस है? क्योंकि उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है. ए इज द परफेक्ट आंसर. ओके. 9th का क्या कह रहा है? 2 ग्राम H2 रिएक्ट विद 16 ग्राम O2 टू गिव 18 ग्राम H2O. ये कह रहा है कि हमने क्या कर रखा है, 2 ग्राम H2 को इससे रिएक्ट करा रखा है 16 ग्राम O2 से टू गिव 18 ग्राम ऑफ H2O. चलिए H2 को O2 से रिएक्ट कराते हैं, H2O बनाते हैं, बैलेंस करते हैं. यहाँ तो 2 H है ही हैं, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे. तो 2 मोल H2 के 1 मोल O2 से रिएक्ट करते हैं और 18 ग्राम. तो ये कितना रेशो आ गया? 2:1 रेशो 2. ये आ गया. तो 2 ग्राम ऑफ H2 16 ग्राम ऑफ O2. ये अगर मैं इसको देखूं ये कितने ग्राम हो गए? 2 मोल हो गए, 4 ग्राम हो गए. ये 32 ग्राम हो गए. 4 ग्राम 32 ग्राम और ये 16 ग्राम हो गए. H2 का 18 होता है और ये हो गया हमारे पास 36. इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं. 2 16 और ये 18. बिल्कुल सही है. देखो 2 ग्राम
16 ग्राम और ये 18 ग्राम। परफेक्ट, बात सही है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल सही है, तभी तो ये ऐसे है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड है, तभी तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो तभी तो ये इनका रेशियो भी सेम आ रहा है। सो द आंसर इज ए। आंसर क्या हो गया? ए। ए मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय ए? ए मीन्स असर्शन सही है, रीजन सही है, असर्शन का करेक्ट आंसर है रीजन, इसलिए हम इसको ए बोल रहे हैं। ठीक है जी, चलिए, तो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि आपको समझने थे। इसमें आपके पास ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन थे, इसमें आपके पास असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर लीजिए। उससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो अच्छे से पढ़िए। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने दिए एक दो के, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ऐसे ही हम आगे तैयारी करेंगे। एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी हो गई तो समझ लो सब कुछ हो गया। एनसीईआरटी वन लाइन बाय लाइन नहीं हुई ना तो फिर कुछ नहीं हुआ। इस बात का ध्यान रखते हुए कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।